हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। अभी हम लोग 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ द ग्रुप 16th एलिमेंट, दैट इज ऑक्सीजन फैमिली। ओके, सो ऑक्सीजन फैमिली की जो ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन की तो क्या ऑक्साइड होगी। ओके, सो हम सेकेंड मेंबर से स्टार्ट करते हैं विद द सल्फर। तो आपके पास एलिमेंट है सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो अगर आप ऑक्साइड की बात करेंगे तो जर्नली ऑक्सीजन फैमिली दो टाइप की ऑक्साइड बनाती है। अगर मैं इन एलिमेंट्स को ई से रिप्रेजेंट करूं तो एक तो बनाएंगे EO2 और एक बनाएंगे EO3। इनको हम बोलेंगे डाइऑक्साइड्स। दीज आर नोन एज ट्राइऑक्साइड। ओके, सो दो टाइप की ऑक्साइड्स बनाती हैं जो भी ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर हैं। या तो वो डाइऑक्साइड बनाएंगे या फिर वो क्या बनाएंगे, ट्राइऑक्साइड बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले डाइऑक्साइड को पढ़ लेते हैं। डाई ऑक्साइड, जैसे अगर आप सल्फर का केस ही लेंगे तो सल्फर, सिलीनियम और टेलुरियम। ठीक है, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम को जब आप हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, जब आप हवा की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सल्फर, सिलीनियम और टेलुरियम को हीट करेंगे, सो दे विल फॉर्म देयर डाइऑक्साइड। तो कौन सी बनेगी, सल्फर विल फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, सिलीनियम डाइऑक्साइड एंड टेलुरियम डाइऑक्साइड। So this is the method of preparation for the dioxides of sulfur, selenium and tellurium कि आप उनको डायरेक्ट हीट के क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ओके, अगर आप बात करो इसकी सल्फर डाइऑक्साइड की, तो रूम टेम्परेचर पे ये गैस होता है। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर SO2 इज अ गैस। और किसी भी सब्सटेंस का गैस में, लिक्विड में या सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करना किस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि जो मॉलिक्यूल है उसके दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। ठीक है, क्योंकि ये गैस है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि SO2 के एक मॉलिक्यूल और SO2 के दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी कमजोर है और इसी वजह से ये गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर इनमें फोर्स बहुत स्ट्रांग होती तो ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता, अगर इन बिटवीन होती गैस और सॉलिड की तो ये लिक्विड में एग्जिस्ट करता। तो सल्फर डाइऑक्साइड रूम टेम्परेचर के ऊपर गैस है। इट सिंपली मींस कि सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के बीच में वीक वंडरवाल फोर्स जो है वो प्रेजेंट रहती है, इनमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग जो है वो फोर्स नहीं है। ओके, अगर आप बात करो इसके स्ट्रक्चर की तो SO2 के अंदर देखो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, प्लस में बाकी तो कुछ है ही नहीं क्योंकि ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट एटम है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो तुम्हारे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो 3 आएंगे और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनती है, sp2। इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड इज sp2 हाइब्रिडाइज। ओके, अगर अब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें, आउटर लिख रही हूं मैं 3s2 3p4, इसको ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बना रहे हैं पर हमें पता नहीं है कि कैसे बना रहे हैं। और थोड़ा सा दिमाग ऐसे भी लगाइए कि अगर सल्फर ऑक्सीजन के साथ दोनों साइड में सिंगल बना लेगा तो सल्फर का तो फिर भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 6 खुद के पास है, एक इधर से शेयर कर लेगा। पर अगर ऑक्सीजन सल्फर के साथ सिंगल ही बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। ओके, तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। अब S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और P के अंदर 4 है, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, दिस इज द ग्राउंड स्टेट। इन द एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर आपका S के अंदर इलेक्ट्रॉन रहेगा जो कि आपका लॉन पेयर है एक्चुअली, और यहाँ पे P के अंदर 3 1 2 3 और एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके चला गया D में। सो नाउ दिस इज 3D 3P और ये आपका 3S। ठीक है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट थी। ओके, अब आप ये नहीं कहना कि मैडम 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो थे, मतलब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो एक एक ऑर्बिटल में थे, तो SO2 को 2 ही तो बॉन्ड बनाने हैं। 2 बॉन्ड बनाने जरूर है पर दोनों सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही काफी नहीं है। आप यहाँ पे पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन दिखाओगे कि सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड बनते हैं, तो दोनों साइड में डबल बनेंगे तो टोटल 4 बॉन्ड बन रहे ना आपके, तो आपको दिखाना पड़ेगा इनसे तो सिर्फ 2 कोवलेंट बॉन्ड पॉसिबल। ओके, सो आपने ये ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट सल्फर की ये हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए sp2 का मतलब क्या हो जाएगा कि एक तो ये S और 2 pk यहां से यहां तक, ये वो ऑर्बिटल है जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल है। दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड माइंड वन थिंग, मैंने बहुत बार आपको बोला है जो भी पाई बॉन्ड बनेगा वो हमेशा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल का बनता है।
जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है उनके अलावा जो ऑर्बिटल बच गए वैलेंस शेल का जो हिस्सा है उनसे आप पाई बॉन्ड बनाओगे, कोवलेंट बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल का बनेगा। तो देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो s ये लोन पेयर रहेगा, ये जो दो आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ऑर्बिटल में, इससे ये एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, इससे दूसरा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा विद ऑक्सीजन, ठीक है। बट आपको दो पाई बॉन्ड भी दिखाने हैं तो पाई बॉन्ड ये वाले ऑर्बिटल बनाएंगे बेटा। मतलब सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा तो एक पाई बॉन्ड बनाने में तो वो अपना p ऑर्बिटल यूज करेगा और दूसरा पाई बॉन्ड तो उसको अपने d ऑर्बिटल से बनाना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे आपकी बॉन्ड देखो, पाई बॉन्ड बनाने में एक बार अपना p ऑर्बिटल यूज करेगा, एक बार अपना d ऑर्बिटल यूज करेगा। ओके, अगर आप बात करो ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो d होता ही नहीं है तो ऑक्सीजन हमेशा अपना पाई बॉन्ड बनाने में क्या यूज करता है, p। S बनाता नहीं पाई, D ऑक्सीजन के पास है नहीं, तो ऑक्सीजन को अपना क्या यूज करना पड़ेगा, p ऑर्बिटल यूज करना पड़ेगा। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इसको हम बैंड स्ट्रक्चर बोलते हैं, इट इज बैंड शेप, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे, जैसे वाटर के केस में तो लॉन पेयर दो हो जाते हैं इसमें, पर इसमें एक ही लॉन पेयर है, ये वाला एक लॉन पेयर है और कुछ ये शेप होती है। अब देखो ये बॉन्ड आपका सिग्मा, ये बॉन्ड सिग्मा जो ये बना है, ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो बना है सिग्मा। अब ये जो दो पाई बच गए तो एक पाई होगा पी पाई और एक पाई होगा पी पाई डी पाई, ठीक है, समझ रहे हो। चलो आप इसको डी पाई लिख दो क्योंकि सल्फर है ना मेन, डी पाई पी पाई। इसका मतलब समझो कि ये जो बॉन्ड है ये सल्फर ने भी अपना p ऑर्बिटल यूज किया पाई बॉन्ड बनाने में, ऑक्सीजन ने भी अपना p ऑर्बिटल यूज किया। इस बॉन्ड को बनाने में सल्फर ने अपना d ऑर्बिटल यूज किया जबकि ऑक्सीजन ने अपना क्या यूज किया, p ऑर्बिटल यूज किया, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर जो दो पाई बॉन्ड है वो दो एक जैसे ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से नहीं बन रहे हैं, ठीक है। सिग्मा सिग्मा ये बॉन्ड बना पी पाई ऑर्बिटल से, ये बना आपका डी पाई पी पाई से, ठीक है। इसका मतलब ये जो दो बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं, देखो सल्फर का p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का p, यहाँ ऑक्सीजन का तो p है बट सल्फर का d ऑर्बिटल, और सल्फर का जो d ऑर्बिटल है वो साइज में बड़ा होगा, ठीक है, और जो p ऑर्बिटल है वो छोटा होगा। तो हमें मिलना क्या चाहिए था भाई, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है ना वो बड़ी मिलती और ये वाली छोटी मिलती, बट दोनों बॉन्ड लेंथ सेम देखने को मिलती है आपको, जबकि दोनों पाई बॉन्ड्स को बनाने में ऑर्बिटल अलग अलग यूज हुए हैं, फिर भी आपको ये दोनों बॉन्ड जो है वो बराबर बॉन्ड लेंथ के मिलेंगे और इसका कारण है रेजोनेंस, ठीक है। इसका मतलब एक बार अगर ये बॉन्ड आपको पी पाई और ये डी पाई पी पाई लग रहा है तो अगली बार में रेजोनेंस से ये डी पाई पी पाई और ये पी पाई हो सकता है। तो मतलब फ्लक्चुएशन चलती रहती है, दैट्स वाई इनकी जो बॉन्ड लेंथ मिलेंगी वो आपको सारी क्या मिलेंगी बेटा, बराबर। और जो एंगल है इनके बीच का वो है 119.5, जबकि अगर sp2 हाइब्रिडाइज है तो एंगल 120 होना था ट्रायंगुलर प्लेनर में, तो उससे थोड़ा सा कम है, दैट इज 119.5। और इसका डाइपोल मोमेंट भी अच्छा खासा है 1.63 मीटर, ठीक है। तो इसका डाइपोल मोमेंट भी है, एंगल भी दे रखा है, पोलैरिटी भी है मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी देखने को मिलेगा। तो इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर दो बॉन्ड है क्या वो इक्वल है, तो इक्वल से उसका ये मतलब क्या है कि अगर अलग अलग ऑर्बिटल्स के पार्टिसिपेट करने से बन रहे हैं तो क्या बॉन्ड लेंथ सेम है, तो आप कहोगे सेम है ड्यू टू रेजोनेंस। ओके, अब ये तो सल्फर डाइऑक्साइड के जो पूरे स्ट्रक्चर और उसके बारे में बात हो गई। अगर हम नेक्स्ट देखें अबाउट सिलीनियम, तो सिलीनियम की जो ऑक्साइड है उसका स्ट्रक्चर भी कुछ तो SO2 जैसा ही है, ठीक है, जबकि सिलीनियम की जो ऑक्साइड है इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, सिलीनियम डाइऑक्साइड इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड और ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, एक इसका मोनोमेरिक मॉलिक्यूल है जैसा कि SO2 का है वैसा ही, और एक ये पॉलीमर स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करती है। एक स्ट्रक्चर इसका ये हो सकता है और एक स्ट्रक्चर इसका ये होता है, और ये चेन यूं आगे कंटिन्यू होती रहेगी, ठीक है। मतलब ये इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बोला जाएगा जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे जुड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। और उस केस में यहाँ पे जो एंगल है दैट विल बी 125 डिग्री, 125 डिग्री का आपका क्या होगा, एंगल होगा। लॉन पे देखो ऑक्सीजन ने बॉन्ड यहाँ पे तो जो है वो 4 बना रखे हैं, यहाँ पे भी 4 बना रखे हैं, तो सबके ऊपर एक क्या रहेगा बेटा, लॉन पेयर जो है वो मौजूद रहेगा।
ओके, सो हमने सिलेनियम के जो ऑक्साइड है उसके बारे में बात कर ली, जबकि अगर आप टेल्यूरियम के ऑक्साइड की बात करें TeO2 दैट इज ऑल्सो सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। इसके अलावा ये जो इसका सॉलिड स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर TeO4 यूनिट्स आपस में जुड़ी होती है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है टेल्यूरियम ऑक्साइड का ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जिसके अंदर बहुत सारी TeO4 यूनिट्स आपस में जुड़ के एक ह्यूज स्ट्रक्चर की जो है वो फॉर्मेशन करती है। ओके, सो यहाँ तक मैंने आपको समझाया है अबाउट द डाई ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सिलेनियम। टेल्यूरियम में ज्यादा कुछ नहीं है, सिलेनियम भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो SO2 का स्ट्रक्चर है उसके बारे में पूछा जाता है कि कितने पाई बॉन्ड है, कितने सिग्मा है, कितने पाई किस ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनते हैं, शेप का नाम क्या है, SO2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, SO2 की ज्योमेट्री क्या है, SO2 के अंदर जो OSO एंगल है ये एंगल कितना होता है, जैसे 119.5 का 120 से कम क्यों हो जाता है, ये सब क्वेश्चन इस पे बनते हैं। ओके, ऑक्साइड्स के अंदर ये जो बेटा स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखने को आपको मिल रहे हैं कि टेल्यूरियम की जो ऑक्साइड है वो अलग तरह से एग्जिस्ट कर रही है, TeO4 यूनिट्स ज्वाइन हो रही है उसमें, जो सिलेनियम के है वो पॉलीमेरिक मिल रही है, जबकि SO2 आपको पाई बॉन्ड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके। तो इसका जो कारण है ना वो ये है कि जैसे जैसे साइज बढ़ता है सल्फर से सिलेनियम टेल्यूरियम, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होती है और इस वजह से आपको ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर में वेरिएशन देखने को मिल रहा है। ओके, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्साइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्साइड्स, तो सबसे पहले बात करें अबाउट देयर एसिडिक बिहेवियर, क्योंकि नॉन मेटल भी है, मेटल भी है, मेटलॉइड भी है, तो देखो अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगी आपको, जिनका नेचर है वो एसिडिक बेसिक भी मिल सकता है ऑक्साइड का। देखते हैं, चलो सबसे पहले SO2, सिलीनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम डाइऑक्साइड। SO2 पानी के अंदर डिसॉल्व होगा टू फॉर्म सल्फरस एसिड H2SO3 एंड दैट इज नॉट वेरी स्टेबल। आप इसको सॉल्यूशन में ही मतलब ले सकते हो, आप इसको आइसोलेट नहीं कर सकते हो, इट इज नॉट वेरी स्टेबल। तो देखो ये एसिड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करके एक एसिड बनाता है जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है पर एसिड है, इसका मतलब दिस SO2 इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है, बट ये इसको आइसोलेट आप नहीं कर सकते हो। सिलीनियम डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर टू गिव सिलीनियस एसिड, तो अगर ये पानी में घुलेगा तो क्या बनेगा, सिलीनियस एसिड H2SeO3, ठीक है, जिसको आइसोलेट किया जा सकता है क्रिस्टलाइन स्टेट में, मतलब आप सॉल्यूशन में से इस एसिड को जो है वो बाहर निकाल सकते हो। इट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, बट इसमें प्रॉपर्टी है दैट इट कैन रिएक्ट विद बेस एंड एसिड। तो इसमें ये गुण है कि इस ऑक्साइड को आप एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करवा सकते हो। अब वो कौन सी ऑक्साइड है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करती हैं, दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये टेल्यूरियम की जो ऑक्साइड है दैट इज एम्फोटेरिक, पोलोनियम की भी ऑक्साइड कैसी है, एम्फोटेरिक है, पर दोनों बराबर बराबर एम्फोटेरिक नहीं है। पोलोनियम के ऑक्साइड में बेसिक कैरेक्टर इज मोर, बेसिक कैरेक्टर इज मोर देन टेल्यूरियम डाइऑक्साइड, क्योंकि टेल्यूरियम एक बेटा मेटलॉइड है जबकि पोलोनियम आपका मेटल है, तो एम्फोटेरिक तो दोनों ही है, मतलब दोनों में ही कैरेक्टर है, एसिडिक भी और बेसिक भी, पर पोलोनियम डाइऑक्साइड में ज्यादा बेसिक कैरेक्टर है एज कंपेयर टू टेल्यूरियम ऑक्साइड। ये ट्रेंड आपके लिए नया नहीं है, हमें पता है कि किसी भी ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो ऑक्साइड्स का बेसिक बिहेवियर बढ़ता है, उनका जो बेसिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होगा। तो देखो दिस इज एसिडिक, दिस इज ऑल्सो एसिडिक बट थोड़ा कमजोर है, एम्फोटेरिक और एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक में भी इसका जो बेसिक बिहेवियर है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा है। ओके, तो टॉप टू बॉटम जब आप आ रहे हो ग्रुप में तो इन डाइऑक्साइड्स में बेसिक बिहेवियर बढ़ेगा और एसिडिक बिहेवियर क्या होगा, घटेगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट है रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ये जो डाइऑक्साइड्स हैं इनमें से क्या कोई अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या कोई अच्छा ऑक्सीडाइजिंग है, वो देखेंगे। तो देखो इन सब के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है,
हर ऑक्साइड डाइऑक्साइड के अंदर जो आपका ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है दैट इज इन द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और सल्फर की बेटा +4 से +6 ज्यादा स्टेबल होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसके पूरे चांस होते हैं टू गेट कन्वर्ट इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड, मतलब +4 से वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, +6 में। अगर ऐसे करेगा तो ये ऑक्सीडेशन करेगा, और अगर ऑक्सीडेशन करेगा तो ये अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर +4 है और इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, तो उसमें ये कन्वर्ट होगा, ऑक्सीडेशन करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। पर जितनी +6 सल्फर की स्टेबल है उतनी +6 बाकी सबकी स्टेबल नहीं है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे जो बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम स्टेबल होती है। तो टेलुरियम जो ऑक्साइड है, पोलोनियम जो है, सिलीनियम जो है, ये इतने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है जितना अच्छा कौन है बेटा आपके पास, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, टिलीरियम जो डाइऑक्साइड है इट कैन ऑल्सो एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि TeO2 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा अगर ये +4 में है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या मतलब हुआ कि ये रिडक्शन करेगा, ये +2 में कन्वर्ट होना चाहेगा ना कि +6 में, क्योंकि टेलुरियम की +6 स्टेबल नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है साइज में तो इसका +6 स्टेबल नहीं है, तो ये तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है। सिलीनियम दोनों हो सकता है क्योंकि बीच में है, ये +6 में भी जा सकता है, बहुत स्टेबल तो नहीं है, +4 में भी आ सकता है, पर सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बाकी उतने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है क्योंकि सल्फर जितनी +6 बाकी के स्टेबल नहीं है। सो दैट विल बी ऑल। आज हम डाइऑक्साइड ही कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राइऑक्साइड करेंगे और उसके बाद हैलाइड्स ऑफ द ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है।